So students, we are going to revise chapter 11 transportation in animals and plants. तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है। जैसे आप बचपन में पढ़ते थे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक किसी भी चीज़ को, पर्सन को, वही कोई भी ऐसा व्हीकल जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंच जाए। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल थे। फॉर एग्जाम्पल कार्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, ठीक है, टोंगाज है। ये जो सारे जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई वैसे वैसे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी चेंज होते गए। बट इसमें ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है? तो ट्रांसपोर्टेशन का सिंपल मतलब है एक जगह से दूसरे जगह पे किसी चीज को पहुंचाना। दैट इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। और अब हम करेंगे इस चैप्टर में ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब प्लांट्स एंड एनिमल्स में क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है? नंबर वन, ब्लड। ऑब्वियसली ब्लड हर तरफ पास आउट हो रहा है, ठीक है, हर सेल तक पहुंच रहा है ब्लड। उसके बाद जो भी हमारे बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो किडनीज तक पहुंच रहे हैं। तो हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये कैसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर होते हैं। सो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है? द सर्कुलेटरी सिस्टम comprises हार्ट, ब्लड वेसल्स that are arteries and veins, capillaries and blood. ओके, तो इन सबके इन जो मैंने पार्ट्स बताए हैं दे कलेक्टिवली फॉर्म दी सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ विल डिस्कस देम वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड की। ओके, ब्लड, व्हाट हैपेंस व्हेन यू गेट अ कट ऑन योर बॉडी? ब्लड फ्लोज आउट। बट व्हाट इज ब्लड? Blood is the fluid which flows in the blood vessels. It transports the substances like digested food from the small intestine to other parts of the body. In chapter 2 nutrition in animals आपने पढ़ा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपने उसमें पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होती है, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, सारा प्रोसेस आपने पढ़ा था। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके जो स्मॉल स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है जिनको विलाय बोला जाता है, दे एब्जॉर्ब दी न्यूट्रिशन फ्रॉम द फूड। ठीक है, जो फूड डाइजेस्ट हो जाएगा उसमें से जो न्यूट्रिशन होगा वो विलाय अपने अंदर एब्जॉर्ब करके ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचा देगी थ्रू ब्लड। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से सारे बॉडी पार्ट्स तक जो हमारा न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं दे ट्रेवल थ्रू ब्लड। एक तो ये इसका फंक्शन हो गया ब्लड का। दूसरा, इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। इफ यू रिमेंबर यू हैव डन चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, तो उसमें भी आपके पास आया था सेलुलर रेस्पिरेशन, एरोबिक, एनारोबिक रेस्पिरेशन, इफ यू रिमेंबर। तो सेलुलर रेस्पिरेशन जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, तो उसमें क्या था कि जब भी हम ऑक्सीजन को इनटेक करेंगे तो ऑक्सीजन विल गो इन आवर बॉडी एंड वो ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचेगा और हमारा हर एक सेल रेस्पायर करता है। तो ऑक्सीजन को लंग से हमारे ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचाने का काम भी कौन करेगा? ब्लड। और उसके अलावा ब्लड और भी बहुत सारे वेरियस सब्सटेंसेस को अपने साथ फ्लो करके लेके जाते हैं। तो ब्लड एक लिक्विड है जिसमें बहुत सारे सेल्स भी ट्रेवल करते हैं। अब इस इन सेल्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स, white blood cells and platelets, and plus the liquid portion of the blood that is given by plasma. तो सबसे पहले हम रेड ब्लड सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और उससे भी पहले आप एक बार जस्ट हैव अ लुक ऑन द फंक्शन ऑफ द ब्लड। तो जैसे मैंने आपको बताया, रेस्पिरेशन, ऑब्वियसली ऑक्सीजन को इनटेक करना लंग से। जब रेस्पिरेशन हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड सेल से दोबारा से लंग्स तक पहुंचाना। उसके बाद न्यूट्रिशन, जैसे मैंने बताया विलाय का फंक्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन में से जाना। एक्सक्रीशन, इवन जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी में बनते हैं वो किडनीज तक पहुंच जाना है। अब वो कौन पहुंचाएगा? ब्लड ही पहुंचाएगा। एसिड बेस जो बैलेंस है हमारी बॉडी का वो भी ब्लड करेगा। वाटर बैलेंस है वो भी, क्योंकि वाटर भी ब्लड के साथ ही ट्रेवल करके हमारी पूरी बॉडी में वो पहुंचेगा। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना। और इवन मैं अब आगे बात करूंगी डिफरेंट सेल्स की, उसमें वाइट ब्लड सेल्स भी आते हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स आर ऑल्सो नोन एज द सोल्जर्स ऑफ द बॉडी बिकॉज दे फाइट अगेंस्ट द डिसीज कॉजिंग बैक्टीरियाज और जर्म्स। उसके बाद हॉर्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करना थ्रू आउट द बॉडी, ये भी
हमारे ब्लड का काम है। उसके बाद मेटाबॉलिटीज मीन्स जो भी न्यूट्रिशन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स हैं, प्रोटीन्स है, जो भी हमारा न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना। एंड कोएगुलेशन, तो कोएगुलेशन भी हम आगे पढ़ेंगे जिसमें हम प्लेटलेट्स के फंक्शन के बारे में बात करेंगे कि ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। जो ब्लड क्लॉटिंग होगी उसमें भी इसमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वही हेल्प करती हैं। सो दीज आर सम फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रेड ब्लड सेल्स की। तो ऑब्वियसली एज द नेम गोज, रेड ब्लड सेल्स are red in color because of a pigment that is known as hemoglobin. Okay, इसका कलर रेड क्यों है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होके पूरी बॉडी पार्ट में ट्रांसपोर्ट करेगा एंड अल्टीमेटली टू ईच एंड एवरी सेल एंड टिश्यू। Okay, so it will be difficult to provide oxygen efficiently to all the cells of the body without hemoglobin. जो हीमोग्लोबिन सेल्स हैं ऑक्सीजन वही बाइंड करते हैं अपने साथ, वो ब्लड में जो ऑक्सीजन जाती है वो हीमोग्लोबिन के साथ ज्वाइन करके ही ट्रेवल कर सकती है। अगर हमारी बॉडी में ये आरबीसीज ना हो तो हमारी ब्लड में ऑक्सीजन ट्रेवल करना बहुत मुश्किल हो जाए। ठीक है, और हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से ही हमारा ब्लड रेड अपेयर होता है। Next type of cells are white blood cells. As you can see, white blood cells, so they fight against germs that may enter our bodies. So therefore they are known as soldiers of our body as well. उसके बाद platelets, these are also some type of cells. तो जो platelets होते हैं, suppose आप by chance you fell down and while playing and you got injury, और injury के बाद उसमें से मान लो थोड़ा सा blood निकला, बट वट हैपन, कट लग गया, ब्लड निकला, बट आफ्टर सम टाइम यू विल नोटिस कि वहां पे जो ब्लड है वो हमारा क्लॉट हो गया। अब जो क्लॉटिंग किसकी वजह से हुई है? इट इज ओनली थ्रू दी प्रेजेंस ऑफ प्लेटलेट्स, बिकॉज हमारी जो ब्रेन है वो सेंस प्रोवाइड करेगा, वो डिफरेंट नर्व सेल्स के थ्रू सेंस प्रोवाइड करेगा प्लेटलेट्स को कि इस पोर्शन में, इस बॉडी पार्ट पे चोट लगी है, यहाँ से खून निकल रहा है। तो जैसे ही उनको सिग्नल मिलेगा, इमीडिएटली जो प्लेटलेट्स होंगे वो इमीडिएटली उस बॉडी पार्ट में आके उस ब्लड को क्लॉट कर देंगे। अदर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है तो वो आप देख सकते हो, दैट जो आरबीसीज हैं दे लिव फॉर अबाउट 120 डेज। ओके, एंड जो डब्ल्यूबीसीज हैं दे आर इरेगुलर इन शेप, उनकी अपनी कोई शेप नहीं होती, तो दे कैन मूव ऑन देयर ओन, अपने आप मूव भी कर सकते हैं। जो प्लेटलेट्स होते हैं दे आर ओवल शेप्ड। ओके, इनके शेप के बारे में इफ यू वांट टू गो विद, तो आप ये चीज आप लिख सकते हो। अदरवाइज एक फोर्थ पार्ट भी हम करेंगे जो लिक्विड है। हमने तो कह दिया कि ब्लड में ये सेल्स प्रेजेंट है, बट जब भी ब्लड निकलता है तो आप देखते हो कि ब्लड इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, तो वो उसको लिक्विड फॉर्म कौन प्रोवाइड करेगा? इट इज गिवन बाय प्लाज्मा। प्लाज्मा इज द ब्राउनिश येलो फ्लूड, थोड़ा सा येलो, हल्का सा ब्राउन, वो ऐसे इस कलर का फ्लूड होगा जो ब्लड सेल्स को अपने साथ ट्रेवल करवाता है। जो लिक्विड फॉर्म जो प्रोवाइड होती है ब्लड को, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द प्लाज्मा, एंड द मेजर पार्ट ऑफ प्लाज्मा इज वाटर। तो 90% वाटर इज कंटेन्ड इन प्लाज्मा। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं अब ब्लड वेसल्स की तरफ। तो ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में 2 टाइप्स की होती हैं। सो आपको पता है आर्टरीज एंड वेन्स। जो आर्टरीज हैं दे कैरी द ऑक्सीजन रिच ब्लड, एंड जो वेन्स होती हैं दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वी कैन से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। जो आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से सारी बॉडी तक पहुंचाएंगी। डायरेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा वो आर्टरीज पहुंचाती हैं, और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होगा वो हार्ट तक कौन पहुंचाएगा? वेन्स। इनमें डिफरेंस भी आप कर सकते हो आर्टरीज एंड वेन्स में। ओके, सो नेक्स्ट इज there is a difference between arteries and veins. Arteries are thick walled. अब thick walled क्यों होती है? Because जो blood होगा इसमें high pressure से flow करता है as compared to veins. जो oxygen rich blood है वो high pressure से वो travel करेगा and veins के comparatively. तो इसलिए उस pressure को withstand करने के लिए arteries में क्या होगा? arteries की
जो वॉल होती हैं वो थिक होती हैं एज कंपेयर टू वेन्स। आर्टरीज में कोई भी वॉल्व्स नहीं होते, बट वेन्स में वॉल्व्स होते हैं। अब वॉल्व्स आर लाइक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स। तो वॉल्व्स होते क्या हैं कि वेन्स ने, क्योंकि वेन्स का जो वेन्स ने क्या करना है, पूरी बॉडी पार्ट में से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है उसको हार्ट तक पहुंचाना है। तो हो सकता है कि बैक फ्लो भी हो जाए। तो बैक फ्लो होने से रोकने के लिए वेन्स में वॉल्स प्रेजेंट होते हैं टू मेक श्योर कि ब्लड जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, बैक फ्लो ना आए। बट आर्टरीज में ऐसा कुछ नहीं होता, बिकॉज हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जाना है ब्लड ने, तो इसमें बैक फ्लो नहीं होता। तो इसलिए आर्टरीज हैव नो वॉल्व्स। और ये तो आप कर चुके हो कि दे कैरी ऑक्सीजन ब्लड एंड दे कैरी डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड, बट एक्सेप्ट फॉर पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वीन्स, वो हम करेंगे हार्ट की फंक्शनिंग के टाइम पे। तो दिस इज आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। एक स्केमेटिक डायग्राम गिवन है हमें। तो व्हाट हैपेंस हेयर, तो पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन्स का कंसेप्ट बाद में करते हैं। तो आर्टरीज जो है वो हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ब्लड को पहुंचाएंगी, और डिफरेंट बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो वेन्स के थ्रू हार्ट में जाएगा। अब आर्टरीज एंड वेन्स जहां पे जाके मिलती हैं उनको बोला जाता है कैपिलरीज। तो कैपिलरीज आर वेरी थिन ट्यूब्स, arteries and veins का joining point we can say. On reaching the tissue, okay, on reaching the tissue, artery divide into small and extremely thinner tubes that are called as capillaries. Now is the main part, that is heart. तो हार्ट इज लाइक अ क्लोज्ड फिस्ट। इसका साइज इतना ही है कि जितना आपका एक क्लोज्ड फिस्ट का होता है। उसके बाद हार्ट के बारे में थोड़ा सा हम और डिटेल में देख लेते हैं। सो हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन जो कंटिन्यूअसली बीट करता है, वही एक्ट एज अ पंप की तरह एक्ट करता है, ताकि हमारा जो भी फूड है, गैसेस है, हॉर्मोन्स हैं, और वो ट्रांसपोर्ट करने में पूरी बॉडी में हेल्प करता है। ह्यूमन हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी बिटवीन द टू लंग्स। ओके, इट इज लिटिल टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। कोनिकल organ है, 12 centimeter long, 9 centimeter broad, and it is just like the size of the closed fist of our left hand. So heart जो है, इसकी अब थोड़ी सी फंक्शनिंग देख लेते हैं। यस, तो हार्ट जो है इट इज इनक्लोज्ड इन अ डबल वॉल्ड सैक। एक सैक की तरह इसकी एक प्रोटेक्टिंग लेयर है जिसको बोला जाता है पेरिकार्डियम। तो डबल वॉल्स हैं, आउटर वॉल एंड इनर वॉल। इसके बीच में एक फ्लूइड फिल होता है जो एक्ट करता है एज अ कि उसको हार्ट को कोई भी शॉक ना लगे, क्योंकि इसमें एक जेली लाइक सब्सटेंस है, लिक्विड है, जिसको बोला जाता है कार्डिक फ्लूइड। तो वो फिल होता है इन द स्पेस बिटवीन द इनर वॉल एंड द आउटर वॉल ऑफ द पेरिकार्डियम। जो मसल्स होते हैं हार्ट के उसको बोला जाता है कार्डिक मसल्स। और अब इसकी फंक्शनिंग के बारे में देख लें कि सबसे पहले हार्ट को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, राइट पार्ट एंड लेफ्ट पार्ट। और इन टू पार्ट्स को आगे फर्दर हम 4 चैम्बर्स में डिवाइड कर सकते हैं, 2 एट्रियम्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। तो राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो सबसे पहले जो और भी पार्ट्स हैं आप देख लो, आयोटा, ये दिस इज द बिगेस्ट आर्टरी प्रेजेंट इन आवर बॉडी। उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वीन्स आर देयर आर डिफरेंट वॉल्स प्रेजेंट, मिट्रल वॉल्व, आयोटिक वॉल्व, pulmonary valve, tricuspid valve, inferior vena cava, superior vena cava। चलो, अब सबसे पहले जो हमारी बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होगा, वो लोअर पार्ट्स जो हमारी बॉडी के हैं वो इंफीरियर वेना कावा से ब्लड एंटर करेगा। और जो हमारा अपर पार्ट है, लाइक हेड है, हमारा फेस है, ठीक है, नेक है, उसमें से जो अपर बॉडी पार्ट्स में जो ब्लड है वो सुपीरियर वेना कावा के थ्रू इट विल एंटर इनटू राइट एट्रियम। अब जब राइट एट्रियम में ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, तो ये पंप करेगा, मीन्स एक तरह से इसकी कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो ब्लड है वो नीचे की तरफ आ जाएगा इन द राइट वेंट्रिकल थ्रू द वॉल्व नेम्ड एज ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब ये वॉल्व का काम क्या है, ताकि ब्लड जो है वो बैक फ्लो ना कर जाए, मतलब नीचे की तरफ आए, दोबारा से नीचे से ऊपर की तरफ ना चला जाए। एक बार आ गया नीचे तो ये बंद हो जाएगा, फिर नेक्स्ट सेट आएगा तो फिर खुलेगा, तो नीचे आके दोबारा से ये बंद हो जाएगा। जो कॉन्टिन्यूसली ओपनिंग एंड क्लोजिंग इसकी होती रहेगी। अब राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड होगा हमारा, जो
कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक जाएगा, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। अब इसका नाम आपको मैंने लास्ट में भी बताया था, पल्मोनरी आर्टरी इसलिए बोला जाता है बिकॉज आर्टरी का कंसेप्ट हम देखते हैं, अगर हार्ट से किसी डिफरेंट बॉडी पार्ट तक जाए इसको आर्टरी बोला जाता है, बट ये अपने नाम के जो फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग काम करते हैं। नॉर्मली आर्टरी कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, बट यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो ब्लड है वो लंग्स पे जाएगा, लंग्स में जाके रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा, ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, ऑक्सीजन एंटर होगी। तो जो वो ऑक्सीजन है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू, अब ऑब्वियसली लंग्स से कोई चीज अंदर हार्ट की तरफ आ रही है, दैट मीन्स वेन्स, बट नॉर्मली वेन्स कैरी carbon dioxide rich blood, but here vein is carrying oxygen rich blood. That oxygen rich blood will come in the left atrium, ठीक है। अब लेफ्ट एट्रियम से अगेन मिट्रल वॉल्स आर प्रेजेंट, तो वही है कि बैक फ्लो ना हो, तो मिट्रल वॉल्स के थ्रू होते हुए जब ये कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी देन जो ब्लड होगा वो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटिक वाल्व्स में पास करता हुआ आयोटा में से, आयोटा इज द बिगेस्ट आर्टरी प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी, तो ये जो ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक, ऊपर वाले बॉडी पार्ट्स पे यहाँ से ट्रेवल करेगा, और जो नीचे वाले बॉडी पार्ट्स हैं वो यहाँ से ट्रेवल करेगा। सो इन दिस वे आवर हार्ट फंक्शंस। सो आपने अपनी हार्ट बीट भी सुनी होगी, हार्ट हमेशा ही पंप करता रहेगा, जब से हम बॉर्न हुए हैं हमारी लाइफ के एंड तक हार्ट अपना फंक्शन कभी भी बंद नहीं करता, कंटिन्यूअसली, चाहे आप सो रहे हो, चाहे आप जाग रहे हो, भाग रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, बट आपका हार्ट हमेशा ही पंप करता रहेगा। और आपकी पंपिंग को सुनने के लिए दैट इज नोन एज हार्ट बीट। तो हार्ट बीट को सुनने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, दिस इज नोन एज स्टेथोस्कोप। Okay, stethoscope is the instrument that is used to listen, or that is used to hear the heartbeat of the of any organism। तो यहाँ पे इसको बोला जाता है ईयर पीस, बिकॉज ये ईयर में डाला जाता है। इसको बोला जाता है चेस्ट पीस। तो चेस्ट पीस में यहाँ पे नीचे डायाफ्राम लगा होता है, तो जैसे ही हार्ट जो बीट करेगा उसकी जो साउंड आएगी वो डायाफ्राम को और मतलब वो उसको मूव कराएगी, उसका जो साउंड की फिर एम्पलीफिकेशन हो जाएगी, साउंड हमें और ऊंची सुनाई देगी हमारी ईयर्स में थ्रू दीज पाइप्स। नेक्स्ट इज आई गेस नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारे पास यस हाइड्रा, एंड दिस इज हाइड्रा एंड स्पॉन्जेस। हाइड्रा एंड स्पॉन्जेस में कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, ठीक है, वो वाटर में ही रहते हैं, तो वाटर ही उनका जो फूड है, ऑक्सीजन है, वो एंटर करेगा वाटर से ही, और जो भी प्रोसेस उनकी बॉडी में अक्कर होगा और कार्बन डाइऑक्साइड और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलेंगे वो भी वाटर के थ्रू ही मूव आउट कर जाएंगे और वाटर में ही जाके मिल जाएंगे। सो दीज टाइप ऑफ एनिमल्स डू नॉट नीड एनी सर्कुलेटरी सिस्टम इन देम। फाइनली अब हम बढ़ेंगे the next functioning of the next system present in this chapter, that is excretory system। अब excretory system क्या होता है कि excretion करना है, जो भी waste products है हमारी बॉडी के वो रिमूव करने हैं थ्रू दी बॉडी। सो excretory system के जो मेन पोर्शन, जो मेन पार्ट्स है, दे आर किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा एंड यूरिनरी ओपनिंग। तो किडनी इज द मेन excretory organ in the human beings। so इसमें होता क्या है, तो kidneys are the pair of a bean shaped structure located in the abdomen, one in each side of the backbone। ये हमारे पीछे की तरफ, ठीक है, बैकबोन के दोनों साइड्स पे हमारी किडनी प्रेजेंट होगी। ईच किडनी इज अबाउट 5 सेंटीमीटर इन ब्रेथ एंड 9 सेंटीमीटर इन थिकनेस। किडनीज हैव सेवरल यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स टू फिल्टर द ब्लड। अब किडनीज के अंदर भी बहुत स्मॉल स्मॉल यूनिट्स होती हैं, नेफ्रॉन। अब जब भी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरिंग द वेस्ट मटेरियल्स आल्सो विद इट, वो एंटर करेगा हमारे किडनीज में। अब नेफ्रॉन्स जो हैं वो फिल्टर करेंगे ब्लड को। अब ब्लड में कुछ यूजफुल कंपोनेंट भी होगा और कुछ नॉन यूजफुल कंपोनेंट भी होगा। जो यूजफुल कंपोनेंट होगा वो दोबारा से ब्लड में जाके वापस मिल जाएगा और पूरी बॉडी पार्ट्स में वैसे ही ट्रेवल करेगा। अब जो नॉन यूजफुल पार्ट हैं, जो नेफ्रॉन्स ने फिल्टर किए हैं, वो आगे यूरेटर्स के थ्रू वाटर के साथ मिलके वो कहाँ पे जाएंगे, इन द यूरिनरी ब्लैडर।
तो यूरेटर्स क्या होते हैं? यूरेटर आर पेयर ऑफ ट्यूब्स दैट अराइज फ्रॉम किडनीज. ओके, द यूरेटर दैट अराइजेस फ्रॉम ईच किडनी इज अबाउट 30 सेंटीमीटर लॉन्ग. जो ट्यूब्स हैं ये वाली, these tubes bring the urine downwards in the urinary bladder. And urinary bladder एक sac like structure है जिसमें यूरिन स्टोर किया जाता है. जब ये फुल हो जाएगा, then urinary bladder releases out the urine that passes through a passage called urethra, और urethra finally urinary opening में से वो पास होता हुआ बाहर आ जाएगा. So this is very simple process कि हमारा excretory system कैसे वर्क करता है. ओके, नाउ हाउ यूरिन इज फॉर्म. अब यूरिन कैसे फॉर्म होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक यूरिया ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होंगे. जो ब्लड जो नेफ्रॉन्स है उसको फिल्टर कर देगा. यूजफुल सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब दोबारा से ब्लड में हो जाएंगे, बट जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स हैं वो किडनी वो यूरेटर्स के थ्रू नीचे की तरफ यूरिनरी ब्लैडर में आके कलेक्ट हो जाएंगे. एंड हार्मफुल वेस्ट होंगे, इसके साथ यूरिया हो सकता है, सॉल्ट हो सकते हैं, एसिड्स हो सकते हैं, इवन वाटर के साथ मिलके, एंड इट इज नोन एज यूरिन. सो यूरिन कलेक्ट हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, देन पास आउट हो जाएगा थ्रू दी ओपनिंग नेम एज यूरिनरी ओपनिंग. नाउ व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ आवर यूरिन? हमारी यूरिन का कॉम्पोजिशन क्या है? हमारी यूरिन में water is 95% approximately, urea is about 2.5% and other waste 2.5%. तो ये हमारी composition है यूरिया की. And an adult human being normally passes 1 to 1.8 liters of urine in 24 hours. अदरवाइज एक और वे है जो हमारी बॉडी का जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, एक तो यूरिन के थ्रू निकलता है, और दूसरा जो हमारी बॉडी के सॉल्ट्स हैं, वाटर हैं, लाइक समर डेज में यू पेस्पायर, तो आपको पसीना आता है, तो जो स्वेट होगा वो भी एक तरह का एक एक्सक्रीटरी, वी कैन से एक्सक्रीटरी पार्ट ही आएगा कि जिसमें से हमारी बॉडी के जो सॉल्ट्स हैं, हार्मफुल सॉल्ट्स हैं, वो रिलीज हो जाते हैं. और जब भी स्वेट आपका सपोज इवेपोरेट हो जाएगा तो वो बॉडी पार्ट आपका ठंडा हो जाएगा. सेम इज द प्रोसेस, जैसे मटका में आप पानी रखते हो तो वो क्या होगा, वो ठंडा रहता है. तो रीजन बीइंग, जैसे आपकी बॉडी में स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, वहां से जो स्वेट है वो कम बाहर आएगा, तो इवेपोरेशन हो जाएगा. तो जैसे इवेपोरेशन होगा तो हमारे उस बॉडी पार्ट के आसपास का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, उस वजह से आपको वो बॉडी पार्ट अदर बॉडी पार्ट के कंपैरिजन में ठंडा लगता है. ओके, सो एंड उसके बाद डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी लिखा हुआ है कि जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं लाइक फिशेस, वो मेनली उनकी जो यूरिनरी प्रोडक्ट होता है उसमें एमोनिया डिजॉल्व होता है. उसके बाद सम लैंड एनिमल्स होते हैं लाइक बर्ड्स हैं, लिजर्ड्स हैं, स्नेक्स हैं, दे एक्सक्रीट अ सेमी सॉलिड वाइट कलर्ड कंपाउंड दैट इज यूरिक एसिड. और जो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो ह्यूमंस में होता है दैट इज यूरिया. ओके, सो ये तो हमने पढ़ लिया कि हमारी जो जो हमारी नॉर्मल किडनीज कैसे वर्क करती हैं. बट कभी कभी क्या होता है कि पर्सन की किडनीज काम करना बंद कर देती हैं. उस टाइम पे कैसे हमारी बॉडी में से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर निकले? तो यस, हेयर इज द डेवलपमेंट ऑफ साइंस दैट अराइजेस. इसको बोला जाता है डायलिसिस. ठीक है, तो डायलिसिस एक प्रोसेस है जिसको हम आर्टिफिशियल किडनीज भी बोल सकते हैं. तो sometimes a person's kidneys may stop working due to infection or any injury. As a result, kidney fail हो जाती है. तो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो भी हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, उसको टाइम टू टाइम रिमूव करना जरूरी होता है थ्रू दी आर्टिफिशियल किडनी पीरियोडिकली. तो इस प्रोसेस को बोला जाता है डायलिसिस. ओके, नाउ द थर्ड पार्ट, द थर्ड टाइप ऑफ एक्सक्रीशन जो हम इस पार्ट में पढ़ेंगे, लाइक आपके चैप्टर का नाम था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो एनिमल्स पार्ट हमने कर लिया, अब हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ ट्रांसपोर्टेशन अकर्स इन प्लांट्स, कि प्लांट्स अपने जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको कैसे रिमूव करते हैं. तो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट्स. रूट्स होते हैं, उनकी रूट हेयर होती हैं. The root hair increases the surface area of the root for the absorption of water, क्योंकि अब ऐसी इसकी शेप होती है कि हर जगह से उसको वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं.
जो रूट हेयर्स होते हैं वो जो सॉइल के बीच में वाटर प्रेजेंट होगा वो उसके साथ कांटेक्ट में होती है। अब वाटर ऊपर की तरफ कैसे मूव करेगा, रूट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, दैट इज ओके, बट जो वाटर है वो पूरी प्लांट तक कैसे ट्रेवल करता है। आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा था कि वाटर जो ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है दे पासिस थ्रू बाय द स्टेम्स, स्टेम्स कंडक्ट वाटर। बट स्टेम्स में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वाटर जो है वो ऊपर की तरफ अगेंस्ट द ग्रेविटी वो ट्रेवल करेगा। सो यहाँ पे वस्कुलर टिश्यूज कम इनटू द लाइट। यहाँ पे स्पेशल टाइप्स जो स्पेशल सेल से ऐसे बंडल बने होते हैं जिसको वस्कुलर टिश्यू बोला जाता है। सो एक टिश्यू क्या होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, वस्कुलर टिश्यू इस दो तरह के होंगे, नंबर वन इज जाइलम एंड नंबर टू इज फ्लोएम। तो यहाँ पे टू पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हो स्टेम्स के बीच में। सो ऐसी पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स बनी होती हैं हमारी स्टेम्स में। देन जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट। जो जाइलम टिश्यूज होते हैं वो वाटर एंड मिनरल्स जो रूट्स में से जो जो रूट्स ने एब्जॉर्ब किए होते हैं फ्रॉम दी सॉइल वो उसको पूरी प्लांट तक पास करते हैं। ओके, सारे पार्ट्स तक पास करेंगे। जो फ्लोएम टिश्यूज, अब क्या हुआ जब हमने वाटर को पहुंचा दिया, मिनरल्स को पहुंचा दिया लीव्स के ऊपर, देन लीव्स ने क्या किया, फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस से जो भी फूड प्रोडक्ट बना है वो पूरी बॉडी, अगेन वो पूरे बॉडी पार्ट्स में जो पार्ट अपना खाना बना नहीं सकते वहां तक भी पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो वो कहाँ से आएगा, तो फूड मेड बाय द लीफ इट विल ट्रेवल थ्रू दी फ्लोएम टिश्यूज। जो फ्लोएम टिश्यूज हैं उनका काम है फूड को लीफ से सारे प्लांट्स पार्ट तक पहुंचाना, और जाइलम का काम है वाटर एंड मिनरल्स को रूट से पहुंचाना। तो आप देख सकते हो कि जो जाइलम है ओनली एक ही डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर की तरफ ही हमेशा जो वाटर एंड मिनरल्स को लेके जाएगा, बट जो फ्लोएम है वो हर तरफ लेके जाएगा। रीजन बीइंग बिकॉज जो कुछ पार्ट्स ऊपर भी बने हुए हैं प्लांट के, कुछ पार्ट्स नीचे भी हैं, राइट में भी है, लेफ्ट में भी है, तो ये मल्टी डायरेक्शनल है, या ये बहुत सारी डायरेक्शंस में फ्लो कर सकता है। सो नेक्स्ट पार्ट इज ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन क्या होता है, जब भी सपोज प्लांट्स ने पानी एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, थ्रू जाइलम, ओके, बट जो एक्सेस वाटर होगा उसको भी रिमूव करना बहुत जरूरी है। तो प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, बट नॉट ऑल द वाटर एब्जॉर्ब्ड इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट। सारे का सारा पानी यूटिलाइज नहीं होता, कुछ पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है थ्रू दी स्टोमेटा। अब जो स्टोमेटा है क्या करेंगे, वो कुछ एक्सेस वाटर होगा, तो स्टोमेटा अपनी ओपनिंग में से वो वाटर निकालेंगे। अब जब सनलाइट होगी या एयर होगी उसकी प्रेजेंट में व्हाट विल हैपन, जो वाटर होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा। okay, and this process is known as transpiration. So you have to understand the difference between transpiration and transportation. So this is transpiration. इवेपोरेशन जो होगा वाटर का लीव से वो एक सक्शन पुल जनरेट करेगा। सक्शन पुल मींस कि वो ऊपर की तरफ पानी को खींचता है, तो जितना ज्यादा इवेपोरेशन होगा उतनी ज्यादा ही रिक्वायरमेंट है लीव्स को, तो एंड प्लांट को तो उतनी ही रिक्वायरमेंट है वाटर की। तो जितना पानी इवेपोरेट होता जाएगा उतना ही वो सक्शन पुल के द्वारा, सक्शन पुल मीन सक करना, जैसे आप पाइप में से वाटर को सक करते हो वैसे ही यहाँ पे जो वाटर्स हैं मिनरल्स हैं वो दोबारा से ऊपर की तरफ उसको सक किया जाएगा। जैसे पानी इवेपोरेट होगा उसी तरह से एक सक्शन पुल के वी कैन से सक्शन पुल से वो जो वाटर है वो ज्यादा पानी उसमें से निकलेगा। तो जितना ज्यादा ट्रांसपीरेशन होगा प्लांट्स रूट्स में से उतना ही ज्यादा पानी सक करेंगे एंड ग्रेटर हाइट्स तक पहुंचाएंगे। तो दिस इज नोन एज transpiration, and this completes your chapter. So this chapter was quite long. So if you have any doubt in this chapter you may raise hand and ask your doubt. So we have revised this chapter completely.